बच्चों, आइए आज हम एक नया अध्याय पढ़ते हैं। यह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है एक माँ की बेबसी, जिसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। बच्चों, इसमें जो बेबसी शब्द का प्रयोग किया गया है उसे हम थोड़ा सा जान लें। बेबसी का मतलब है जो हमारे वश में न हो। कोई स्थिति परिस्थिति आती है, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, हम उसे रोक नहीं सकते, हम उसे बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो शीर्षक से देखें कि आखिर ऐसी माँ की क्या बेबसी थी, वो क्यों बेबस हुई। पूरी कविता को हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी हम आइए जानते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। कवि बता रहे हैं कि रतन नाम का एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और कुछ दिव्यांग भी होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से शारीरिक व्याधियों से, शारीरिक जो कमियां होती हैं उसके शिकार होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो देख नहीं पाते, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो उसी प्रकार से रतन भी एक ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता है, पर बच्चा है तो खेलेगा ही। आप लोग किसके साथ खेलते हैं? अपने उम्र के साथियों के साथ खेलते हैं ना। तो उसी प्रकार से यह रतन भी है। लेखक जब छोटा था, बच्चा था, तो उन्हीं के उम्र के आसपास का यह भी था। तो यह रतन है, उनके साथ खेलने के लिए आता था। पर ध्यान रखिएगा, रतन बोल नहीं पाता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। कवि बता रहे हैं कि रतन है हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता है। वह देखने में बिल्कुल हमारे जैसा एक बच्चा है, लेकिन हमसे अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है। शायद इसीलिए हमारे लिए वह अजूबा है। अजूबा मतलब जो विचित्र है, अलग है, भिन्न है। टूटे खिलौने के समान कहा है। भाई, टूटे खिलौना क्या होता है? टूटे खिलौने से आप खेलते हैं तो क्या होता है कि आप तो खिलौने के साथ खेल सकते हैं, पर खिलौना क्या है, अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाता। अब एक कार ले लीजिए, मान लीजिए, अब उस कार का पहिया ना हो तो बिना पहिया वाले कार के साथ तो आप खेल सकते हैं, परंतु वह कार जिस ढंग से चलनी चाहिए उस ढंग से वो चल नहीं पाएगी। तो उसी तरह से ये जो रतन था वह भी बच्चों के साथ खेलता तो था, पर बाकी बच्चों की तरह वो बोल नहीं पाता था। बाकी बच्चे जिस प्रकार से खेल में शामिल होते थे उस तरह से रतन शामिल नहीं हो पाता था, क्योंकि खेल में बोलना भी होता है। रतन ये सब नहीं कर पाता था, और बाकी बच्चे ये समझ नहीं पाते थे कि वो बोल क्यों नहीं रहा है, बोल नहीं क्यों नहीं पाता है। वह उसके इस शारीरिक कमजोरी के बारे में बच्चों को ज़्यादा मालूम नहीं था। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, सब कुछ नहीं जानते हैं। तो वो रतन क्यों नहीं बोल पाता है, इसके शारीरिक जो परेशानी थी उसको बच्चे नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो बड़ा विचित्र था वो रतन उनके लिए। बाकी बच्चे बोल लेते थे, तो इसे बाकी बच्चे एक जैसे थे और रतन बोल नहीं पाता था, इसलिए सबसे अलग था। तो बाकी साथियों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये क्यों बोल नहीं पाता, हम तो सब बोल लेते हैं, ये क्यों नहीं बोल पाता है। तो इसलिए वह रतन बाकी बच्चों के लिए अजूबा बन गया था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब देखिए, यहाँ पर एक बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं पा रहा है, अब बाकी बच्चे ऐसे हैं जो बोलने में समर्थ हैं, बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में क्या परेशानी आ रही, देखिए। जो बोलने वाले बच्चे हैं वो घबराते थे उससे खेलते समय, रतन से खेलते समय घबराते थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि रतन बोल नहीं पाता था।
और रतन भी घबराता था। क्यों? वो अपनी बात है बच्चों तक कैसे पहुंचाए। इशारे करता था तो बच्चे नहीं समझ पाते थे, तो इसलिए वो भय में पड़ा रहता था बेचारा। लेखक कवि वही बता रहे हैं कि हम उससे थोड़ा घबराते थे, क्योंकि न तो हम उसकी घबराहटों को समझ पाते थे, न ही उसके इशारों को। वह इशारों में बहुत सारी बातें कह जाता है, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाते। उसकी आंखों में हमेशा एक भय समाया रहता था, हम उसे भी नहीं समझ पाते थे। देखिए, बहुत सारे इशारे तो हम समझ लेते हैं, जैसे शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, इशारों से भी कभी कभी आपको कुछ कहते हैं, इशारा ऐसा करते हैं मतलब खड़े हो जाओ, इशारा ऐसा करते हैं मतलब बैठ जाओ। शिक्षक कहते हैं इशारा करके, आप बच्चे चुप हो जाते हैं। पर जो बच्चा बोलना ही नहीं जानता, वो बहुत सारे इशारों का प्रयोग करता है, और ये साथी नहीं समझ पाते थे। और वो बच्चा भी, रतन घबरा जाता था, अरे मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं अपने मन की जो चीज़ें हैं वो उन तक कैसे पहुंचाऊं। तो रतन भी घबराता था और बाकी साथी भी घबराते थे। बाकी साथी इसलिए घबराते थे कि वो रतन के इशारों को नहीं समझ पाते थे, और रतन इसलिए घबराता था कि वह अपनी सारी बातों को, अपने अंदर की चीज़ों को, वो बातों को वह इशारों के माध्यम से अपने साथियों तक नहीं पहुंचा पाता था। और इसीलिए बेचारा रतन है, उसके आंखों में एक डर सा दिखाई देता था, क्योंकि वो रतन है इशारे करता रहता होगा और बाकी साथी नहीं समझ पाते थे कि क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो इस तरह से बेचारा डरा हुआ, सहमा सा रहता था रतन। आगे कविता पढ़ते हैं। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। रतन नाम का एक बच्चा है जो बोलने में असमर्थ है। वह रोज़ाना हम बच्चों के साथ खेलने आया करता है। वह जब तक हमारे साथ खेलता है, उसकी माँ उसके पास बैठी रहती है। उसकी नज़र हमेशा खेलते हुए रतन पर होती थी। माँ क्यों निहारती रहती थी, क्यों देखती रहती थी रतन को? कि उसे ज़्यादा कठिनाई न हो। उसकी माँ तो बोल सकती थी। अगर ज़्यादा परेशानी होती, अगर ज़्यादा भयभीत हो जाता रतन, तो क्या होता? माँ के बीच में बताती थी कि बेटा, बाकी साथियों को, बेटा वो ऐसा कहा जा रहा है। रतन ये समझाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही माँ के मन में ये भय भी था कि मेरा बच्चा बोलना से नहीं आता, तो इसके कारण से बाकी साथी उससे कट कर न रह जाए, अलग ना कर दें उसे। रतन भी तो एक बच्चा है, उसके भी तो खेलने की इच्छा है। कैसे खेल रहा है मेरा बच्चा, दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, इसे उसकी माँ है वह देखती रहती थी। और साथ ही रतन जो बोल नहीं पाता था, माँ को भी पास देखता था, तो उसे मन में एक थोड़ा सा साहस मिलता रहा होगा। उसे ज़्यादा नहीं डरता था कि भाई ज़्यादा परेशानी होगी तो मेरी माँ है, वह बातें समझा देगी, या मेरी माँ है मेरी रक्षा कर लेगी। ये बात शायद रतन के मन में भी थी। तो एक प्रकार से माँ है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसे बल देने के लिए वह बैठी हुई उसे खेलते हुए देखती रहती थी। आगे देखते हैं। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। और कवि कह रहे हैं कि जब वह छोटा बच्चा था, कवि जब बच्चा था और बहुत कुछ समझ नहीं पाता था, बच्चे सब चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो उसी प्रकार से जब कवि भी छोटे बच्चे थे तो सब चीज़ नहीं जान पाते थे, सब चीज़ नहीं समझ पाते थे। अब बड़ा हो गया है और समझदार भी। अब उसे रतन की भाषा समझ में आने लगी है। यह भी याद आने लगा है कि कैसे उसकी माँ बेबस आंखों से अपने गूंगे बच्चे को निहारती थी। कवि कहता है कि रतन से भी ज़्यादा बेबस तो उसकी माँ थी। बड़ा होकर कवि एक गूंगे बच्चे की माँ की पीड़ा को महसूस करने लगा है।
जब बच्चा था कवि तो माँ की पीड़ा को नहीं समझ पाता था, और अंतिम अंश में माँ की व्यवस्था झलक रही है। माँ चाहती है कि उसका गूंगा बच्चा, गूंगा मतलब जो बोल नहीं पाता, उसका गूंगा बच्चा भी दूसरे बच्चों के समान खेले, पर गूंगा बच्चा है, बोलने में असमर्थ है। इसलिए बच्चों से जितना घुल मिल जाना चाहिए उतना घुल मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि बाकी बच्चे उसके इशारों को नहीं समझते थे। और माँ है, उसे घर में कैद भी नहीं रख सकती, बच्चा है तो माँ के सामने कोई उपाय नहीं रहता था बेचारी के सामने कि मेरा बच्चा कैसे सामान्य बच्चों की तरह खेल में शामिल हो। कुछ नहीं कर पा रही थी, और उसकी यह बेबसी उसकी आंखों से प्रकट हो रही थी। जब कवि बच्चा था तब तो माँ की बेबसी को नहीं समझ पाता था, परंतु कवि कहता है अब जब बड़ा हो गया हूँ तब मैं रतन जैसे बच्चों के इशारों को भी समझने लगा हूँ और एक माँ की बेबसी को भी समझने लगा हूँ। क्या पीड़ा होती होगी एक माँ को अपने इस प्रकार के बच्चे को देखकर। गूंगे बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता को अपने उस बच्चे के भविष्य को लेकर, उस बच्चे के बचपन को लेकर बड़ी चिंता रहती है। और ऐसा है नहीं कि वो गूंगापन ठीक हो जाए, ये सामान्य बीमारी की तरह तो है नहीं कि दवाई दी और ठीक हो गया। और चूंकि थोड़ा दूसरे बच्चों से भिन्न है तो उसे अलग करके भी नहीं रखा जा सकता। बचपना है तो खेलेगा, उसके मन में भी खेलने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो माँ की पीड़ा उभर कर आती थी, देखती थी जब माँ कि मेरा बेटा है जो गूंगा बेटा रतन है, वह दूसरों को अपनी बात नहीं कह पा रहा है। और उसे बाकी बच्चों पर गुस्सा भी नहीं आता था उसकी माँ को। क्यों? क्योंकि वे रतन के पूरे इशारों को नहीं समझ पाते थे, तो बच्चों का भी कोई दोष नहीं था। तो इस तरह से एक माँ की पीड़ा है, कैसे एक माँ है एक स्थिति को सहने के लिए मजबूर है। गूंगे बच्चे की माँ है, अपने बच्चे की पीड़ा को समझ रही है, खुद भी परेशान हो रही है, पीड़ित हो रही है, पर उसके पास कोई उपाय नहीं है। ये थी एक माँ की बेबसी। कुछ शब्दों के अर्थ देख लें। कविता में सबसे पहले ही शब्द प्रयोग हुआ है अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। अजूबा, अजूबा का अर्थ होता है विचित्र, जो दूसरों से अलग हो। भिन्न, अलग। इशारों, संकेतों। भयभीत का अर्थ है डरा हुआ। छटपटाहटों मतलब बेचैनी। निहारती रहती, इसका अर्थ है देखती रहती। बेहतर का अर्थ होता है और अच्छा। झलकती मतलब दिखती। बेबसी का मतलब है लाचारी, कोई उपाय न होना। कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिए और पढ़ते भी जाइए। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। किसके कई अर्थ हो सकते हैं? अदृश्य पड़ोस के। क्या क्या अर्थ हो सकता है, आइए देखें। पहला, कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। या पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। अब ये दो में से कौन सा तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? तो ज़्यादा सही तो यह है कि कवि को मालूम नहीं था यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ठीक ठीक किस घर में रहता था मतलब आस पड़ोस में तो रहता था, पर कौन सा घर है। जैसे आप लोग भी जहाँ रहते होंगे ना, तो वहाँ पर भी घर आपको मालूम होगा, आपके मित्र आपके दोस्त का कौन किस घर में रहता है। कुछ घर तो होंगे जो कॉलोनी वगैरह में रहते होंगे, तो वहाँ पर तो नंबर भी होगा मकानों के। पर कभी जब बच्चा था तो उसे मालूम नहीं था कि कौन से घर से यह रतन आता है। हाँ, यह मालूम था कि आसपास कहीं रहता है बस, पर पक्का नहीं मालूम था कि इस घर से आता है।
अगला प्रश्न देखें। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? रतन के अंदर की छटपटाहट थी ना, वो आंखों में प्रकट होती थी, तो किस रूप में? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? इसका उत्तर होगा डर के रूप में। रतन भी बच्चा था, वो डर जाया करता था जब अपनी बातों को प्रकट नहीं कर पाता था, वह अपने साथियों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाता था, बोलकर नहीं पहुंचा पाता था, तो वो डर सा जाता था। अब वो डरता क्यों था, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ये अगला प्रश्न ही उसी से संबंधित है, देख लीजिए। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? जो भी बच्चा है यदि बोल नहीं पाता है तो वो घबराता है, तो घबराहट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके मन में क्या क्या चलता होगा? इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है कि जो लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले उसके मन में बात आती है कि लोग उसके इशारों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यदि लोग नहीं समझेंगे तो उसकी बात अधूरी रह जाएगी। दूसरा कारण कि कहीं कोई बेवजह डांटने न लगे, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे तो उसे डांटने लगे, ये क्या इशारे कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसके मन में घबराहट होती थी। कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने न लगे, कभी कभी होता है ना, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु कभी कभी इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई बच्चा भिन्न है शारीरिक कमियों के कारण, तो बाकी बच्चों से चिढ़ाने लगते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ऐसा चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को अगर चिढ़ाएंगे तो बच्चा कटा कटा सा रहेगा, दूर रहेगा, आप लोग से घुल मिल नहीं पाएगा। बल्कि ऐसे बच्चों को बड़े प्यार से अपने साथ घुला मिलाकर उसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके इशारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, बच्चा के घबराहट को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि जो बच्चे घबराते हैं, जो बोल नहीं पाते, उनकी घबराहट के ये कारण हो सकते हैं। अब प्रश्न थोड़ा व्याकरण से संबंधित, आइए देख लें। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहां बे का अर्थ बिना है, बिना मतलब उसका ना होना। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। बेजान, बे और जान। बेचैन, चैन में बे जुड़ा हुआ है। बेसहारा, सहारा के शुरू में बे जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से बेहिसाब। ऐसे ही आपको और भी शब्द बनाने हैं, बहुत सारे शब्द हैं, पर आपके इसमें 4 शब्द कम से कम आप बनाइए, 4 से अधिक भी बना सकते हैं आप। उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। बेवजह, बेशर्म, बेघर, बेतरतीब, बेईमान, बेतार, बेनाम, बेदर्द। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, और भी शब्द बन सकते हैं। आपको जो भी शब्द आपसे आसानी से बनता है, सरलतापूर्वक आप इसमें दे सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे। अगला प्रश्न भी व्याकरण से संबंधित है। आप मुहावरों के बारे में जानते हैं। मुहावरे ऐसे शब्द होते, ऐसे वाक्यांश होते हैं, ऐसे जो गद्य रूप होते हैं जिनका वो सीधा सीधा वो अर्थ नहीं होता है, उसका एक दूसरा अर्थ छिपा होता है उसमें। तो नीचे कुछ आंख से संबंधित मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे, मतलब किस अर्थ में करोगे, क्योंकि एक शब्द है, अलग अलग संदर्भों में मतलब अलग अलग जो पक्ष है तो उसमें कुछ अलग अलग अर्थ देते हैं। आइए कैसे देखते हैं। मुहावरे दिए गए हैं। आंख दिखाना, नज़र चुराना, आंख का तारा, नजरें फेर लेना, आंख पर पर्दा पड़ना। अब पहला देखिए, आंख दिखाना। अब आंख दिखाना क्या अर्थ है, इस मुहावरे का कैसे प्रयोग होगा?
बच्चा जब जिद पर अड़ गया तो माँ ने आंखें दिखाई। अभी आंख दिखाना यहाँ कौन से संदर्भ में है? डराने के अर्थ में है। नजर चुराना, झूठ बोलकर वह निकल तो गया, लेकिन उसके बाद मुझसे नजरें चुराने लगा। ये कौन से संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है? कि किसी की नजर से ओझल होने की कोशिश करना, उसके लिए है नजर चुराना। आंख का तारा, रतन अपनी माँ की आंखों का तारा था, मतलब जो बहुत प्यारा हो उसके लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है आंख का तारा। अगला है नजरें फेर लेना, मतलब पूरा होते ही उसने नजरें फेर ली, मतलब बदल गया, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाए तो उसे कहते हैं, वहाँ पर मुहावरा का प्रयोग किया जाता है नजरें फेरना। आंख पर पर्दा पड़ना, मिस्टर सिन्हा को अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती, उनकी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है, मतलब नहीं दिखाई दे रहा उन्हें, नहीं दिखता उन्हें। तो पर्दा पड़ना यहाँ पर किस संदर्भ में है? नहीं दिखना, इस संदर्भ में। तो विद्यार्थियों, इस कविता से आप लोग ये जरूर शिक्षा प्राप्त कीजिए, ये जरूर जान लीजिए कि एक माँ की बेबसी क्या हो सकती है, इस प्रकार के बच्चों के माँ की बेबसी। और ऐसे जो बच्चे आपके आसपास हों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आसपास हों, यदि आपके विद्यालय में पढ़ते हों, तो ऐसे बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कीजिए, उनकी घबराहट को दूर कीजिए, उनके इशारों को, अगर कोई गूंगा बच्चा है तो उनके इशारों को समझने की कोशिश कीजिए, पर उनकी उपेक्षा, उनको अपने से दूर दूर मत रखिए, घुलाने मिलाने की कोशिश कीजिए। वो भी बच्चा है, उसमें भी आपकी तरह इच्छाएं हैं, बस उसमें शारीरिक कमजोरी यही है कि वो बोल नहीं पा रहा है, या देख नहीं पा रहा है, या अच्छे से चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे जितने भी आपके आस पड़ोस में आपकी उम्र के इस प्रकार के बच्चे हों, तो उनके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उन्हें चिढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहिए। सांकेतिक भाषा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लें कि आखिर जो बच्चे गूंगे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, तो वो अपने बातों को कैसे इशारों से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं भी एक ऐसा विद्यार्थी था मेरे घर के पास, जो सांकेतिक, वो गूंगा था, वो बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। तो मैं उसको थोड़ी बहुत सहायता करने के लिए, पढ़ाई में सहायता करने के लिए मैं जाया करता था। तो उसने कुछ चीज़ें मुझे सिखा दी थी। तो एक जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, वो सांकेतिक भाषा में किस तरह से वो इशारों, दूसरे भाषा का प्रयोग करता था, इशारों की भाषा कैसे प्रयोग करता था। जैसे उसने मुझे सिखा दिया था, सप्ताह के दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो मुझे संकेत में बताता था, ये ऐसे उंगली पकड़े, ये सोमवार मैं नहीं रहूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इशारे करके बताता था कि सोमवार को मैं नहीं रहूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप मत आइएगा। तो मैं समझ जाता था। शुरू शुरू में कठिनाई होगी, पर धीरे धीरे यदि आप ध्यान से उनके इशारों को समझने की कोशिश करेंगे तो इशारे समझ में आने लगते हैं। ये आपके सामने सांकेतिक भाषा का कैसे प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। हाथ के उंगलियों का वो अलग अलग आकृति में बनाते हैं, तो जिससे अलग अलग वो अपनी वर्णमाला को प्रस्तुत कर पाते हैं। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक का दिया हुआ है, और इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो हाथों के इशारों से कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, उसका एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। तो संकेत की भाषा, हाथों के उंगलियों के इशारों से कि ए, फिर कैसे बी बनता है, सी कैसे बनता है, इस तरह से वो है। और वो तेज़ी से फिर जब अभ्यास हो जाता है तो तेज़ी से करते हैं। जो देखने वाले होते हैं, जो सांकेतिक भाषा को समझते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है तेज़ी से। दूरदर्शन में इस प्रकार से समाचार भी आते हैं, जिसमें सांकेतिक हाथों के संकेत के माध्यम से जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए ऐसे समाचार भी दिखाए जाते रहे हैं। तो ये है संकेत के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। तो एक सांकेतिक रूप आपके सामने
चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपने निश्चित तौर से इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हमने प्रश्न और उत्तर की भी चर्चा कर ली, व्याकरण पक्ष पर भी हमने ध्यान से देख लिया, विशेष रूप से जो शब्दांश जो लगता है शब्द के पूर्व में, और मुहावरों की भी हमने चर्चा की है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।